दोस्तों इस वीडियो में फिजिक्स का टॉप 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। इसमें सभी तरह का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन भी है, हाई लेवल का क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, कार्य एवं ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट है जूल है, सही आंसर हो जाएगा जूल। बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए। बल का ऐसा मात्रक है न्यूटन, शक्ति का ऐसा यूनिट है वाट और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। एक और पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा, 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10 की पावर 5 डाइन। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। न्यूटन का जो संकेत होता है एन से इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और टफ लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें सभी तरह का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। तो इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए आपका मैक्सिमम पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको आता है फिर भी देख लीजिए, रिविजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष समय का इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी की, सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। समय का जो यूनिट है सेकेंड हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मात्रक है। एम्पियर जो यूनिट है विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। विद्युत आवेश का होता है कूलम्ब, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इसमें से जो समय का मात्रक नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दूरी का, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। अधिवर्ष जो होता है 366 दिन का, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। चंद्रमाह जो होता है 28 दिन का, और एक होता है सौर माह। तो सौर माह याद रख लीजिएगा। सौर मास जो होता है महीना का जो दिन होता है, जैसे जनवरी है 31 दिन का, तो इसी को सौर मास कहा जाता है। फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का। तो जो महीना का दिन है उसको सौर मास कहा जाता है, और चंद्रमास होता है 28 दिन का। अगला क्वेश्चन है पारसेक इकाई है। तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है डेसिबल। तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक है। शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वाट, और दूसरा मात्रक हॉर्स पावर अश्वशक्ति भी होता है। समुद्री मील दूरी का इकाई है, यह भी सही है। सेल्सियस जो होता है तापमान का यूनिट, लेकिन उष्मा का इकाई जो होता है कैलोरी होता है। उष्मा का इकाई सेल्सियस नहीं है, तो इसको याद रख लीजिएगा। उष्मा का इकाई जो होता है कैलोरी। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडेला होता है। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला जो मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन में इसी तरह का दिया हो रहेगा। ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा ल्यूमेन, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता, इस तरह से दिया हो रहा था। तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। कैंडेला जो मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है डायमेंशन फॉर्मूला समान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। बल एवं दाब का डायमेंशन फॉर्मूला समान नहीं होता है। बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन में जो भी दिया हो उसका समान विमीय सूत्र है। कार्य एवं ऊर्जा का समान होता है, आवेग एवं संवेग का भी समान होता है, भार एवं बल का भी समान होता है। तो तीनों याद रख लीजिएगा। आवेग संवेग का समान हो जाएगा, कार्य ऊर्जा का समान, भार एवं बल का भी समान, लेकिन बल एवं दाब का समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा अदिश राशि है। तो अदिश राशि का जो उदाहरण है कार्य, ऊर्जा, दाब, विद्युत धारा। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऊर्जा जो है अदिश राशि है, संवेग, बल, आघूर्ण सदिश राशि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि का जो उदाहरण है वेग, त्वरण, बल, संवेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, यह सभी अदिश राशि है। तो सही आंसर हो जाएगा वेग।
अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पूछ लिया जाता है। संवेग का जो सूत्र होता है, संवेग को पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर जो सूत्र होता है एम भी, एम यहाँ पर द्रव्यमान है और भी जो दर्शा रहा है यहाँ पर वेग को दर्शा रहा है। इसके बाद वेग को जो भी से डिनोट करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुपात, अनुपात मीन्स होता है बट्टा, तो एम भी बट्टा भी कर दीजिए। भी से भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो एम बचेगा, एम यानी द्रव्यमान बच गया। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द्रव्यमान। फिजिक्स से संबंधित जितने भी फॉर्मूला है सभी याद रख लीजिएगा, तो एग्जाम में आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। बिहार पुलिस में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है 2002 में। अगला क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद ही अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। क्वेश्चन है जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। त्वरण इसमें पूछा जा रहा है। तो बल बराबर जो सूत्र होता है, बल को एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स हो गया। बल बराबर जो सूत्र हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी मास गुना एक्सीलरेशन। तो एम हो गया यहाँ पर मास और ए हो गया यहाँ पर त्वरण। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है त्वरण, यानी ए का मान आपको बताना है। तो ए बराबर जो सूत्र हो जाएगा यहाँ से एफ बट्टा एम हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहाँ पर 2 kg वाले द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी एम का मान 2 kg दिया हुआ है और बल एफ का मान दिया हुआ है 5 न्यूटन। तो 5 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा यहाँ से। और एक चीज़ और यहाँ से आपको याद रखना है, त्वरण का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में मीटर प्रति सेकेंड भी दिया हुआ और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी। त्वरण का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड जो यूनिट है वेग का यूनिट है। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बिहार पुलिस के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, यह जो नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है और स्थिर है तो स्थिर अवस्था में, यानी अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहते जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल सक्रिय न हो। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, न्यूटन के गति का विषय का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगर ऑप्शन में संवेग संरक्षण नहीं दिया हुआ रहेगा तो दूसरा दिया हुआ रहेगा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार भी कार्य करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जो कारण है जड़त्व के कारण से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विश्राम जड़त्व इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसका जो रीजन है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है बल का गुणनफल है। बल का जो गुणनफल होता है, बल का सूत्र पूछा जा रहा है। बल यानी फोर्स, एफ से इसको डिनोट करते हैं। एफ बराबर जो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी एम गुने ए, मास गुने एक्सीलरेशन। सही आंसर जो हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का वजन। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। शरीर का वजन, शरीर का वजन यानी वेट। भार बराबर जो सूत्र होता है डब्लू बराबर जो सूत्र होता है एम गुना जी। एम है यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान सभी जगह समान होता है, चेंज नहीं होता है। और जी जो है जी जगह के अनुसार होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता जाता है। इस कारण से भार चेंज होता है लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान होता है। तो पृथ्वी के सतह पर सभी जगह जी का मान समान नहीं होता, जगह के अनुसार चेंज होता है। इस कारण से क्या होगा कि भार भी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। इस कारण से भार भी ध्रुवों पर क्या होगा, अधिकतम होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा के जगह पर भूमध्य रेखा भी दिया जा सकता है और इंग्लिश में इक्वेटर भी दिया जा सकता है। इक्वेटर पर जी का मान कम होता है, तो यहाँ पर भार भी क्या होगा कि कम होगा, अधिकतम नहीं होगा। सी ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है।
अब चौथा ऑप्शन में देख लीजिए, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है। तो अगर मैदान से कंपेयर कीजिएगा तो पहाड़ पर क्या होता है कि भार कम होता है, क्योंकि जी का मान पहाड़ पर कम हो जाता है। इस कारण से मैदानों की तुलना में पहाड़ पर जाने पर शरीर का वजन क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर अधिक दे दिया गया है तो यह भी गलत दिया हुआ है। 4 ऑप्शन यहाँ से याद रख लीजिएगा। एक और पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिएगा कि द्रव्यमान सभी जगह पर एक समान होता है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि चंद्रमा पर जाने पर क्या चेंज होगा, सिर्फ भार चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। जी का मान जो होता है चंद्रमा पर, पृथ्वी पर के जी का मान का 1/6 होता है, यानी g/6 हो गया यहाँ पर। और भार बराबर जो सूत्र होता है W बराबर हो गया यहाँ पर m गुना जी। तो यहाँ पर भार दिया हुआ है 600 न्यूटन, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग दे देना पड़ेगा और आ जाएगा चंद्रमा पर कितना भार होगा। तो 600 को 6 से भाग दीजिएगा तो 100 आएगा, 100 न्यूटन, यही इसका आंसर हो गया। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बल का जो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन होता है और भार का भी यूनिट न्यूटन ही होता है, इसको भी एन से ही डिनोट करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। कई बार एग्जाम इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपसे द्रव्यमान पूछा गया है। तो भार इसमें दिया गया है, भार W बराबर हो गया यहाँ पर m गुना जी, और जी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो 9.8 हो गया और m का मान आपको निकालना है। W का मान दिया हो 29.4, तो 29.4 में 9.8 से भाग दे दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो m का मान जो हो जाएगा यहाँ से 3 किग्रा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3 kg। 29.4 में क्या करना है आपको, 9.8 से भाग दे देना है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि। तो इसका रीजन है यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना पर अत्यल्प है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी का मान का 1/6 होता है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, भार यानी वजन W बराबर जो होता है m गुना जी, और 1 kg का बताना है आपको। तो जी का मान हो जाएगा 9.8 और द्रव्यमान यहाँ पर दिया हो 1 किलोग्राम राशि का वजन। तो यहाँ पर द्रव्यमान 1 है और 1 में आप 9.8 से गुना कीजिएगा तो 9.8 आ जाएगा। तो 9.8 न्यूटन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो यह सूत्र ही है, टॉर्क का सूत्र है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल जो होता है टॉर्क के बराबर। अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है तो बर्फ पूर्णतः पिघल जाने पर पानी के तल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में यहाँ से एक और पॉइंट पूछ दिया जाता है कि जब बर्फ पानी पर तैर रही है तो बर्फ का कितना भाग ऊपर रहता है। तो 1/10 भाग जो होता है पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है, यानी पानी में डूबा हुआ रहता है। तो एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि बर्फ का कितना भाग पानी में डूबा हुआ रहता है। तो 9/10 भाग और 1/10 भाग ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होगा कि फैलता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन, पानी जमने पर फैलता है। बर्फ का आयतन अधिक होता है, पानी के कंपेयर में बर्फ का आयतन अधिक होता है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होगा कि फैल जाता है बर्फ बनने पर। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि। इसका जो रीजन है घर्षण कम होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जितना खुरदुरा सतह रहेगा उतने अच्छे से आप चल पाइएगा। अगर पूरे प्लेन रहेगा तो फिर आपको चलने में दिक्कत होगा, फिसल के गिर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इस कारण से क्या होगा कि थोड़ा ऊपर जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पानी में, यहाँ पर पारा है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जब यह पानी में डूब जाती है।
इसका जो रीजन है, लोहा का घनत्व कम होता है और पारा का घनत्व अधिक होता है। लोहा एवं पारा में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो पारा का घनत्व अधिक होता है। इस कारण से क्या होगा कि लोहे का कील पारे में तैरेगा लेकिन पानी में डूब जाता है। अब यहाँ पर आप अगर लोहा और पानी को कंपेयर कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, लोहा का घनत्व अधिक हो जाएगा, पानी का कम हो जाएगा। इस कारण से अगर आप लोहे का कील को पानी में दीजिएगा तो डूब जाएगा। लेकिन अगर आप यही लोहे और पारा को कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पर लोहा और पारा को, तो इसमें पारा का घनत्व अधिक होता है। इस कारण से क्या होगा कि पारा में लोहा को देने पर तैरने लगेगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम है। पानी से जो होता है लोहे का घनत्व अधिक होता है और पारे से कम है, यानी पारे का घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसको याद ही रख लीजिएगा, पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित जो रहेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घनत्व। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, यानी बर्फ का कितना भाग ऊपर रहता है। पहले भी डिस्कस किए थे, 1/10 भाग जो होता है ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। तो एग्जाम में सेपरेट करके पूछ भी दिया जाता है, अगर बर्फ पानी पर तैर रहा है तो बर्फ का कितना भाग पानी के नीचे रहता है, 9/10 भाग, और 1/10 भाग ऊपर रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। इसका जो रीजन होता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका जो रीजन है, अगर आप ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में कमी हो जाता है। तो इस कारण से ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वायुदाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। इसका रीजन है, अगर आप हाइट पर ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस कारण से जो उबलने का बिंदु यानी क्वथनांक जो होता है यह नीचे चला आता है। पृथ्वी के सतह पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है, तो अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर यानी 90-95 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलने लगता है। तो इसका रीजन जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस कारण से साबुन के बुलबुला बन पाता है। अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो फिर बुलबुला नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। अगर वायुदाब मापी यानी बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आता है तो यह जो होता है आंधी तूफान का संकेत। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो स्थिर तथा शांत मौसम यानी नॉर्मल मौसम रहने की संभावना होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ऊपर जाने पर क्या होता है कि वायुदाब घट जाता है। इस कारण से हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा ऊपर जाने पर फट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो सृजन होता है नाभिकीय संलयन के कारण से। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो आधारित है नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भरी ऊर्जा में जो होती है स्थितिज ऊर्जा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। इसमें जो होगा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नहीं होगा। अगर गति हो रहा है उसी कंडीशन में गतिज ऊर्जा होगा, यहाँ पर स्थिति के कारण से होता है। तो सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली में बिल्कुल होगा, बहता हुआ पानी में भी होगा, चलता हथौड़ा में भी होगा, खिंचा हुआ धनुष। अगर धनुष से तीर को छोड़ देते हैं तो तीर में गतिज ऊर्जा होगा।
लेकिन यहाँ पर खिंचा हुआ धनुष है, यानी स्थिर की अवस्था में खिंचा हुआ धनुष रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो यहाँ पर सिंपल सा आपको समझना है v² है, अगर दुगुनी की जाएगी तो जो भी जितना भी गुना किया जाएगा उसका स्क्वायर कर देना है। क्यों कर देना है, तो यहाँ पर v का स्क्वायर है, इस कारण से आपको कर देना है। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, चौगुनी हो जाएगी। अगर कहा जाएगा किसी वस्तु की गति तिगुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 गुनी हो जाएगी। इस तरह से आप सिंपल सा बना लीजिएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश। यह जो नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और गिरने से बच जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में जो बल लगता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। इसका इंग्लिश नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह एक प्रकार का छद्म बल है। इसके अलावा दूध से क्रीम निकालने का मशीन हो गया, यहाँ पर कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, यह सभी जो आधारित है अपकेंद्री बल पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह समान होता है, लेकिन भार क्या होता है कि जगह के अनुसार चेंज होगा। द्रव्यमान तो सेम होगा लेकिन यहाँ पर भार चेंज हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इस तरह का क्वेश्चन कई बार भाषा चेंज कर करके पूछा जाता है, यहाँ से याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, यानी त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो, उस कंडीशन में होगा बी ऑप्शन। अगर त्वरित गति के साथ नीचे की ओर आ रही हो तो भार कम महसूस प्रतीत होगा। तो अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो 1/6 भाग है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड, इसमें आपको ऑप्शन में से बताना है। तो लोलक की काल अवधि यानी आवर्तकाल बराबर जो सूत्र होता है, आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। टी बराबर जो सूत्र होता है 2π√L/g होता है। इस सूत्र को याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और सूत्र भी पूछा जा सकता है कि आवर्तकाल का सूत्र क्या है। तो टी बराबर होता है 2π√L/g। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो इस सूत्र में आप देखिएगा क्या सब आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो 2 का मान फिक्स है और पाई का मान भी फिक्स है। पाई का मान होता है 22/7, तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पर एल और जी, तो आवर्तकाल जो निर्भर करता है लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। गुरुत्वीय त्वरण सभी जगह चेंज होता रहता है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, कहीं भी द्रव्यमान यानी एम नहीं आया हुआ है तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लंबाई आया हुआ और गुरुत्वीय त्वरण यानी एल एवं जी पर निर्भर करता है। समय के ऊपर निर्भर करता है, कहीं भी टी नहीं आया हुआ है, टाइम नहीं आया हुआ है। यहाँ पर शुरू में जो टी है यह आवर्तकाल को दर्शा रहा है। इसके बाद है तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर नहीं करते क्योंकि कहीं भी टेम्परेचर नहीं आया हुआ है। लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड जो निर्भर करता है लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर। अब चलिए अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है, लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। क्योंकि गर्मी में क्या होगा कि अगर लेंथ जो है बढ़ जाएगा, इस कारण से एल का मान अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। इसका जो रीजन है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो टी बराबर जो सूत्र होता है 2π का मान तो फिक्स ही है,
चेंज नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर है रूट अंडर एल बाई जी, तो एल का मान यहाँ पर 4% बैठाया जाए, तो एल जो है यहाँ पर रूट में है, रूट एल है, तो रूट 4 यानी रूट 4 का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। इसको जो कहा जाता है प्यासो अनुपात, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका जो रीजन है पृष्ठ तनाव, सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सतही तनाव के कारण से। अगला क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है, तो इसका जो कारण है कोशिकत्व, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कोशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन है श्यानता की इकाई है, श्यानता का जो ऐसा मात्रक होता है पॉइज होता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में जो दिया हुआ पॉइजली, यह जो मात्रक होता है श्यानता गुणांक का, दाब का मात्रक है पास्कल। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक आर्किमिडीज है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, यह जो रहने वाले थे ग्रीस देश से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगे की जो प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य एवं प्रकाश की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ तरंग की, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन अप्रिय उड़ान पथ में अवरोधकों के पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा तरंग उपयोग करता है, चमगादड़ जो उपयोग करता है प्राश्रव्य तरंग, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे है, ध्वनि तरंगे लंबवत है और अनुदैर्ध्य है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा लंबवत। अगला क्वेश्चन है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है, यानी सुनने के लिए जो होता है हम लोग यानी मनुष्य जो सुन सकता है श्रव्य परिसर में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से अधिक भी नहीं सुन सकते, यह है श्रव्य प्रास। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करता, आवृत्ति पर भी निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर अगर दाब बढ़ाकर दुगुना किया जाए तो ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, ध्वनि का चाल दाब पर निर्भर नहीं करता है और आवृत्ति पर भी निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम जो होती है इस्पात में ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में, सबसे अधिक हो जाएगा इस्पात। इस्पात की जगह पर कई बार ऑप्शन में स्टील भी दिया हुआ रहता है, यह भी याद रख लीजिएगा स्टील। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, वायु में ध्वनि का वेग जो लगभग है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन किसी मशीन के दुकान से आने वाला शोरगुल। अगला क्वेश्चन है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, इसका जो अंतर किया जा सकता है केवल ध्वनि गुणता के आधार पर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक जेट वायुयान 2 माइक की वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी, वायुयान का चाल आपको बताना है। तो माइक बराबर जो सूत्र होता है वायुयान की चाल बट्टा ध्वनि का चाल, यहाँ पर आपको वायुयान का चाल बताना है, तो माइक यानी 2 माइक बराबर हो जाएगा यहाँ पर वायुयान की चाल, तो वायुयान का चाल तो आपको निकालना ही है, बट्टा में हो गया यहाँ पर ध्वनि की चाल, तो वो ध्वनि का चाल कितना है बराबर यहाँ पर है 332 है, वायुयान का निकालना है तो क्रॉस गुना कर देना पड़ेगा, 332 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो यही इसका आंसर आ गया 664। वायुयान की चाल जो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 664 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, माइक बराबर जो आपको प्रयोग करना है वायुयान की चाल बट्टा ध्वनि का चाल। अगला क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है,
डेसिबल इकाई का जो प्रयोग किया जाता है ध्वनि तीव्रता के लिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि यानी इको जो उत्पन्न करता है परावर्तन के कारण से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परावर्तन। अगला क्वेश्चन है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का जो प्रयोग किया जाता है पानी के अंदर देखने के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? इसका जो रीजन होता है डॉपलर प्रभाव, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान है। यहाँ से याद रख लीजिएगा सभी पॉइंट को। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 310 केल्विन। केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कितना तापमान होने पर पाठ्यकांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक होंगे? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान समान होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव तापमान है। दुनिया का सबसे न्यूनतम संभव तापमान जो होता है 0 केल्विन, और इसको अगर आप सेल्सियस में चेंज कीजिएगा तो 273 डिग्री, माइनस में आ जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। यह भी याद रख लीजिएगा 0 केल्विन होता है, और दूसरा हो गया यहाँ पर सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम जो होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान जो होगा 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 98.4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ जो कि गलत है। केल्विन में होता है 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहा जो होता है उष्मा का चालक है लेकिन लकड़ी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का, बी ऑप्शन इसका सही होगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। लोहा जो होता है उष्मा का चालक है लेकिन लकड़ी नहीं है, इस कारण से यहाँ पर जो हो जाएगा लोहा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण जो कहलाता है संवहन। विकिरण में क्या होता है कि माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँ पर उष्मा का संचरण हो सकता है, जैसे प्रकाश में होता है। संवहन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्रव्य में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो उष्मा का बहुत अच्छा चालक जो होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पारा। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की 1 परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 जो लेयर रहता है इस लेयर के बीच में हवा यहाँ पर आवरण बन जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रीष्म काल यानी गर्मी के समय में सफ़ेद वस्त्र पहनने पर राहत मिलता है। अगला क्वेश्चन है न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर से यहाँ पर डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो रहा है, ठोस से गैस में परिवर्तन होना जो है ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन में होता क्या है कि ठोस से द्रव में चेंज ना होकर डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है?
आर्द्रता से इसलिए परेशानी होता है क्योंकि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, यानी पसीना जो है यहाँ पर वाष्पित नहीं होता, इस कारण से समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वाष्पीकरण। यहाँ पर संघनन दिया हुआ है। संघनन में होता क्या है कि गैस से द्रव में चेंज होता है, उसको संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण यहाँ पर हो गया क्वथनांक से पहले। जैसे पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जितने भी द्रव है सभी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि इतने तापमान पर यह उबलेगा, और उससे पहले जो उबलने वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक हो गया यहाँ पर फिक्स टेम्परेचर पर क्या होगा कि उबलेगा। पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ पर क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से क्वथनांक कम हो जाता है, यानी पानी जल्दी जल्दी वाष्पित होने लगता है। सही आंसर जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, भाप में क्या होता है कि गुप्त ऊष्मा होती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यह जो पुष्टि करता है ऊर्जा संरक्षण, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति है तरंग एवं कण दोनों के समान, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। अगर माध्यम का तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश का चाल भी क्या होगा कि बढ़ जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है। प्रकाश की जो चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर मीटर में वैल्यू दिया हुआ है, 3 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा, कई बार किलोमीटर में पूछ दिया जाता है, तो अगर किलोमीटर में जो पूछा जाएगा 3 गुना 10 का पावर 5 होगा किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटर में यहाँ पर हो गया 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, दोनों वैल्यू याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या होगा कि पृथ्वी आ जाएगा, तो क्या होगा चंद्र ग्रहण लगेगा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है चंद्र ग्रहण के लिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का यहाँ पर रीजन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण जो घटित होता है पूर्णिमा के दिन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा एवं सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह जो प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। मान लेते हैं इस तरह से कोई समतल दर्पण है, नीचे में इस तरह से लेपित किया गया है और बीच में यहाँ पर अभिलंब हो गया, इस तरह से आपतित किरण यहाँ पर इस तरह से आपतित किरण आ रही है, यहाँ पर टकरा रही है और यहाँ पर जो बनेगा आपतन कोण बनता है, तो आपतन कोण यहाँ पर 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है समतल दर्पण पर आपतित किरण, यह जो हो गया यहाँ पर आपतित किरण, सूर्य से यहाँ पर प्रकाश आ रही है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि परावर्तन कोण कितना होगा। परावर्तन कोण जो बनता है यहाँ पर बनता है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों क्या होता है कि बराबर होता है। तो यहाँ पर आपतन कोण है 60 डिग्री, परावर्तन कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो एग्जाम में कई बार इस तरह से भी पूछ दिया जाता है, फिगर इस तरह से बनाकर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, ये कोण इस तरह से दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा आपसे इस कोण का मान कितना हो जाएगा, नंबरिंग कर दिया जाता है, ए ओ बी इस तरह से पूछ दिया जाएगा। तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है, अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। अपवर्तनांक सूचक कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन 3.0। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। अगर किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण जो हो जाता है 2 थीटा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, किसी दर्पण को 30 डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना हो जाएगा? तो 2 थीटा है, तो 30 का डबल कर दीजिए, 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हीरे से कांच में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है। यह जो उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। यह जो आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम एंडोस्कोपी के जगह पर ऑप्टिकल फाइबर भी दिया हुआ रहता है कि ऑप्टिकल फाइबर आधारित है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के कारण होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। इसका जो रीजन है धूलकण, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण से लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग में क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का हो गया सबसे कम और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। तो दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम, इस कारण से खतरे के संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है कि दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र जो नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, सिर्फ रहेगा प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, तो प्रकीर्णन आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? सूर्य अस्त होते समय लाल जो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? यह जो परिणाम है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार में पश्च दृश्य यानी पीछे देखने के लिए दर्पण के लिए जो प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में लेते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। अगर आप अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाहते हैं दर्पण में, तो इसके लिए जो लंबाई होना चाहिए, जो भी व्यक्ति है उसके लंबाई से आधा होना चाहिए। तो 1.5 मीटर है, इसका आधा कीजिएगा, 0.75 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, यानी आधा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, समांतर समतल दर्पण के बीच रखते हैं तो अनंत हो जाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला ऐसे काम करेगा जैसे करता अवतल लेंस, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है जीरो डायोप्टर, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस की दूरी होगी। ऐनक यानी चश्मा के लेंस का पावर यहाँ पर +2 डायोप्टर दिया हुआ है, फोकस दूरी आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर होता है, यह भी याद रख लीजिएगा। लेंस का पावर यानी यहाँ पर क्षमता दिया हुआ है, तो लेंस की क्षमता P बराबर जो सूत्र होता है 1/f। f जो है यहाँ पर फोकस दूरी है, फोकस दूरी आपको निकालना है, फोकस की दूरी आपको बताना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। P बराबर जो सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है 1/f है। लेंस का पावर है यहाँ पर 2 डायोप्टर, तो P का मान हो गया यहाँ पर 2 बराबर हो गया यहाँ पर 1/f। तो f का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, f बराबर अगर आप निकालिएगा तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 यहाँ पर जो भी मान आया सेंटीमीटर में नहीं मीटर में यह मान होगा। फोकस दूरी का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर होता है, यहाँ पर 1/2 मीटर हो गया। अब आपको निकालना है यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो 1/2 मीटर को क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से गुना कर देना पड़ेगा। 100 से गुना करने के बाद यह हो गया सेंटीमीटर में मान, तो 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो सूत्र यहाँ से याद रख लीजिएगा, लेंस की क्षमता P बराबर जो सूत्र होता है 1/f, f है फोकस दूरी, आप बना सकते हैं। सही आंसर हो गया सी ऑप्शन 50 सेंटीमीटर। अब आप इसको यह भी समझ लीजिए, अगर फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा तो फिर लेंस का क्षमता कैसे निकालना है। तो P बराबर जो सूत्र है 1/f है। अब इसी को मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाइएगा। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो P का मान यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर 50/100 यह जो हो गया मान मीटर में हो गया। तो 1 में इस तरह से रखिएगा, बड़ा सा बट्टा दीजिएगा, 50/100। अब क्या होगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/50 यानी 2 आ गया, तो 2 डायोप्टर हो गया। अगर प्लस डायोप्टर दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस डायोप्टर यानी प्लस में मान आ रहा है, तो उत्तल लेंस का क्षमता है, उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक है और अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक। अगर माइनस में मान आएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा परावर्तित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हरा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 मूल रंग है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर आपको नाम रंग का पता है 3 प्राथमिक रंग का तो ठीक है, नहीं याद है तो NHL या 3 वर्ड यहाँ से याद रख लीजिएगा। NHL यानी N से हो गया यहाँ पर नीला, S से हो गया हरा, L से हो गया लाल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नीला हरा लाल। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो होता है बैगनी रंग, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। तो 4 यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। 2019 बिहार दरोगा एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा एवं नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में जो प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आइरिस का क्या काम होता है। आइरिस का जो काम होता है, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो काम में लेते हैं उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का जो आविष्कार किया था गैलीलियो। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा को निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। इसकी जो तुलना की जाती है फिल्म से। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बाहरी पृष्ठ पर रहता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, तो बंद कर लेते हैं तो सुरक्षित रहिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह जो नियम है एग्जाम में पूछा जाता है यह नियम, तो यह जो नियम है कूलम्ब्स लॉ है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कूलम्ब्स का नियम। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के, इसको जो कहा जाता है विभवांतर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह सभी परिभाषा एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है चांदी है, प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर है कॉपर। सही आंसर हो जाएगा चांदी, प्रथम स्थान पर है। अगर ऑप्शन में चांदी नहीं रहेगा तब आप कॉपर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अति चालकता का लक्षण है। तो अति चालकता का जो लक्षण है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन, अधात्वीय विद्युत का कुचालक होती है क्योंकि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा समान विभव पर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एसी को डीसी में चेंज करता है रेक्टिफायर, और डीसी करंट को एसी में जो चेंज करता है इसका नाम है इन्वर्टर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है, यानी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में चेंज करता है। तो वोल्टेज चेंज करने का काम है ट्रांसफार्मर का, एसी करंट को डीसी में चेंज करने का काम है रेक्टिफायर, और डीसी करंट को एसी में चेंज करता है इन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। इसका जो कारण है, यदि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार दरोगा 2019 एग्जाम में लघु पथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु पथन में क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का जो मात्रक है वोल्ट है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है, इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, अमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि जो लगे होते हैं समांतर क्रम में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पैरेलल में लगा होता है। अगला क्वेश्चन, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती है, यह जो नियम है भी समानुपाती जो होता है आई का, और भी बराबर जो सूत्र होता है आई आर होता है, यह जो नियम है ओम का नियम है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इस सूत्र यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है तो ओम का नियम का यह परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो इस तरह से इसको लिखते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितना भी दिया हुआ रहेगा आप सभी को 1/में में लिख सकते हैं इस तरह से, और सभी को जोड़ दीजिए, यही इसका मान आ जाता है बाद में। एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1/R है, जो भी मान आएगा उसको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3/2 मान आता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, R का मान लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उलट देना है, 2/3 कर देना है, यही ध्यान रखना है।
चलिए इसको जोड़ते हैं। 1/3 और 1/6 दिया हुआ है, तो 1/3 प्लस 1/6 को जोड़ दीजिए। जो भी मान आएगा उसको आपको क्या करना, पलट देना है। तो एलसीएम लीजिएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 हो गया, 2 + 1 हो गया, 3/6 हो गया यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 हो गया। अब r बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 को पलट दीजिएगा, 2 हो गया। चलिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 2 ओम। अगर यहाँ पर सीरीज में दिया हुआ रहता, अगर श्रेणी क्रम में, तो क्या करना पड़ता, r बराबर इस तरह से लिख देते r1 + r2 + r3। जितना भी मान दिया हुआ रहेगा सभी को सीरियल से जोड़ दीजिए, सिंपल सा। अगर यहाँ पर 3 6 ओम है तो 3 + 6 9 कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें समांतर क्रम है तो 1/, में आपको लिखना है। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 2 ओम। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है अमोनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला क्वेश्चन, वोल्टीय सेल का आविष्कारक है। वोल्टीय सेल का आविष्कारक जो है अलेसांद्रो वोल्टा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है। शुष्क सेल जो उदाहरण है प्राथमिक सेल का, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जिंक के परत चढ़ाने को जो कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, ये ऑप्शन इसका सही है। इसमें जो प्रयोग किया जाता है जिंक जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए। विद्युत अपघटन संबंधित नियम जो प्रतिपादित किए हैं फैराडे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में, विद्युत फ्यूज में जो मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है, ये इसमें जो मिश्रण होता है सीसा और टीन का, एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत फ्यूज का मिश्रण है तो इसमें सीसा एवं टीन मिला होता है। तो यह जो होना चाहिए निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। फ्यूज का जो बना होता है सीसा एवं टीन का मिश्र धातु, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। विद्युत हीटर का कुंडली जो बना होता है नाइक्रोम का, और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इसको समझ लीजिए। वाट गुने घंटा गुने दिनों की संख्या बट्टा 1000, इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। तो वाट गुने घंटा गुने दिनों की संख्या, यहाँ पर है 100 वाट है और 1 घंटा प्रतिदिन जल रहा है, तो वाट गुने घंटा यहाँ पर हो गया 100, वाट गुने घंटा हो गया यहाँ पर 1 घंटा बट्टा 1000 हो गया। यह तो हो गया एक बल्ब का, लेकिन यहाँ पर कितना बल्ब दिया हुआ है, 10 बल्ब दिया हुआ है, फिर 10 से गुना कर देंगे। और यहाँ पर अगर 10 दिन दिया हुआ रहता तो वाट गुने घंटा गुने दिनों की संख्या, तो दिन की संख्या से भी गुना कर देते और लास्ट में 1000 से भाग दे देते। तो इसको गुना कीजिएगा तो 1000 होता है, 1000 में 1000 से भाग दीजिएगा, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। त्वरित चालक का जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। इसमें से जो विद्युत अनुचुंबकीय का जो उदाहरण है क्रोमियम, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। इसमें से जो प्रतिचुंबकीय का उदाहरण है बिस्मथ है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, यह तीनों जो है लौह चुंबकीय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो कार्य करता है डायनेमो यानी जनरेटर जनित्र हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही।
जनित्र यानी जनरेटर, और इसका दूसरा नाम डायनेमो को ही जनरेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम। यह दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करता है और विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वोल्टेज को चेंज करना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। सी में दिया हुआ एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर जो काम करता है सिर्फ एसी करंट पर, डीसी करंट पर काम नहीं करता है। इस कारण से सी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ एसी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी चैडविक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक जो कहा जाता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। द्रव्यमान संख्या पूछा गया तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 2 है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो 2 + 2 हो गया 4। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार है। नाभिक का जो आकार है 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो संख्या है 1 है। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। इसको जो कहा जाता है समस्थानिक आइसोटोप्स कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण जो पाए जाते हैं तत्वों में। अगला क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ पर एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूट रहा है यानी विखंडन हो रहा है, इसको जो कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मिलकर एक नया बन रहा है तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। संलयन में ज्वाइंट होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण एवं गामा कण तीनों उत्सर्जित करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह जो उत्सर्जित करता है गामा किरण। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, परमाणु पैल का प्रयोग कहाँ होता है। परमाणु पैल का जो प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाभिक के विखंडन के प्रचालन में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी जो इकाई का नाम है रेडियो एक्टिव धर्मिता। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिक के रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नियंत्रित विखंडन द्वारा। लेकिन परमाणु बम में जो होता है अनियंत्रित विखंडन द्वारा। यह भी याद रख लीजिएगा, नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन होता है, कंट्रोल रहता है पूरी तरह से, लेकिन परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन होता है, इस कारण से कोई कंट्रोल नहीं रहता है।
अगला क्वेश्चन है नाभिक के रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। D2O का अनुभार होता है 20। D2O का यहाँ पर रासायनिक नाम जो हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारी जल का रासायनिक नाम है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सूत्र है D2O, अनुभार है 20 और इसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्र में किया जाता है, पानी के अंदर। रडार का उपयोग किया जाता है हवा में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र जो लिया जाता है होलोग्राफी द्वारा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 3D चित्र की बात यहाँ पर हो रही है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया। यह जो दिया था एडविन हब्बल द्वारा, पी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों के गति का नियम जो प्रतिपादित किया है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कैपलर ने। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ही यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है हाइड्रोजन, दूसरे स्थान पर है हीलियम, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिक के संलयन है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारे एवं आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बुध एवं शुक्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह जो है बृहस्पति ग्रह का, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है बुध ग्रह 88 दिन में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह को घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा शनि। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सतह का तापमान होता है लगभग। सूर्य के सतह का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग। सही आंसर जो हो जाएगा 6000 के अप्रॉक्स में 5800 डिग्री सेल्सियस, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट तारा है। सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपच्यून की खोज किसने की। नेपच्यून की जो खोज की है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है बुध है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। तारा पूछा गया है तो सूर्य एक तारा है और सर्वाधिक निकट का तारा है सूर्य। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी का एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह जो पाया जाता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाईली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 76 वर्षों में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। तो मनुष्य ने पहली बार जो चांद पर कदम रखा है 1969 में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1969 में। अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो दिखाई देता है काला, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से जो जाना जाता है मंगल ग्रह, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा जो करता है 365 दिन, यहाँ पर 2.5 दिन भी हो जाएगा, 1/4 दिन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है। सौरमंडल में ग्रहों की टोटल संख्या है 8, प्लूटो को इसमें से हटा दिया गया, पहले प्लूटो भी शामिल था। इसका जो नया नाम दिया गया 134340। अगला क्वेश्चन है मीथेन जिनके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मीथेन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल के सिद्धांत के प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों की जो खोज की थी विक्टर हेस ने, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रडार के आविष्कारक थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के जो आविष्कारक है न्यूटन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो एल्फ्रेड नोबेल ने जो खोज की थी डायनामाइट की, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार जो किया था JL बियर्ड। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था। तो वायुयान का यानी विमान, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का जो आविष्कार किया था रॉन्टजन ने, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का विकास किसने किया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया। प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वर्नस वॉन ब्राउन ने, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम जो आधारित है नाभिकीय संलयन पर, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नोल और रूस का, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्कूटर के आविष्कारक है। तो स्कूटर के जो आविष्कारक है ब्रॉडशॉ, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। सी ऑप्शन में लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य के किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को जो कहा जाता है, एक्टिनोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र के गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है सोनार का, और इसमें पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, यानी ध्वनि तरंग का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सोनार। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट में जो होता है तापमान को स्थिर रखा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तापमान को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, रेडिएटर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए उपयुक्त उपकरण को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, डिक्टाफोन। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? यह जो सिद्धांत है, सी ऑप्शन, आइंस्टीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, मेघ आच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, स्थलीय विकिरण के कारण से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है, तारत्व जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और तीव्रता जो निर्भर करता है आयाम पर, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर और तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन, अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, दूरदर्शक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक R प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन एक पहली बार आया था और आप लोगों को बताए थे कि समांतर क्रम जब दिया हुआ रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। 1/r बराबर जो हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, जितना भी दिया हुआ रहेगा सभी को जोड़ देना है आपको। और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगा तो 1/r बराबर आएगा, तो r बराबर क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, पलट कर लिख देना है, यानी 1/, में देकर लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर समांतर क्रम में दिया हुआ और प्रत्येक r प्रतिरोध है, यानी 1/r प्लस 1/r है, 3 बार दिया हुआ है। 3 एक समान प्रतिरोधकों के प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, 3 बार लिखना है। इस तरह से एलसीएम लीजिएगा तो r ही होगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 1 + 1 3/r हो गया। यह जो मान हुआ 1/r बराबर हो गया यहाँ पर 3/r। तो अब आपको बताना है r का मान क्या होगा, तो r का मान फिर इसको पलट कर लिखना पड़ेगा, तो r/3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रभावी प्रतिरोध जो होगा r/3। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आवेशित तथा अनावेशित दोनों। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, एक्स किरणें एवं गामा किरणें। अल्फा बीटा में विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तो एक्स किरण हो जाएगा, गामा किरण, इसके बाद प्रकाश तरंग हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर न ही तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद पर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल तार के पदार्थ पर, यानी तार के पदार्थ की क्या क्वालिटी है इस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए, बी और सी तीनों यहाँ पर सही दिया हुआ है, लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है यह गलत है। आपेक्षिक पारगम्यता एक बीमा रहित राशि नहीं होती, यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु की लंबाई के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या क्या है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है अनंत है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है। तो यह जो परिघटना होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा केवल एक आपतन कोण के लिए। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1 केल्विन मापक्रम पर। 1 केल्विन का मान सबसे कम है, 0 केल्विन दुनिया का सबसे कम तापमान है और यह सेल्सियस में हो जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर फेज डिफरेंस कितना होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूरा हूबहू डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो इस आंसर इसका जरूर याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन 90 डिग्री। फेज डिफरेंस पूछा गया है तो 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र जो होता है m गुना g गुना h होता है। तो यहाँ पर देखिएगा यह जो डिपेंड करता है हाइट पर, जितना अधिक हाइट होगा उतना स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमान नहीं है। इसको भी जरूर आप याद रख लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, बी ऑप्शन इसका एक समान विमान नहीं है, बाकी सभी का एक समान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है। यहाँ पर 4 ग्राफ दिया हुआ है और एक समान गति आपको बताना है कौन सा में है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि विस्थापन भी बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है, एक समान गति का यहाँ पर दर्शा रहा है, बाकी सभी में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव, फिर यहाँ पर बराबर है, फिर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसमें क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर कूट दिया हुआ और आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सिर्फ फर्स्ट सही है, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, बाकी यहाँ पर बी एवं सी गलत दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन केवल एक। अगला क्वेश्चन है, उष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है। निकृष्टतम यानी सबसे कम, तो सर्वोत्तम जो चालक है चांदी है और सबसे कम यहाँ पर पूछा जा रहा है तो शीशा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चांदी एवं शीशा। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जो कार्य करता है केवल संवहन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो इस कारण से प्रेशर कुकर बेस्ट रहेगा। अगर आप खुले कोई भी बर्तन में बनाते हैं तो दिक्कत हो सकता है आपको खाना बनाने में। अगला क्वेश्चन है सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिया हुआ, इसके बाद आपको बताना कौन सा इसमें से सही नहीं है। इसमें से कोई भी सही नहीं दिया हुआ है, सभी यहाँ पर तीनों कथन जो है गलत दिया हुआ है। ये ऑप्शन इसका सही होगा, 1 2 3 तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर दिया हुआ साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। इसके बाद है वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। इसके बाद है वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। तो सिर्फ 3rd सही है, केवल यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 का सी, केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। यह जो चिपक जाता है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण से। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, माध्य स्थिति के निर्देशित होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। जब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जब वह एक पैर के पदांगुली पर खड़ा होता है। यानी कम से कम अगर आप एक पैर पर खड़ा होते हैं और पूरा शरीर का भार यहाँ पर पड़ेगा, दबाव लगेगा, तब अधिक होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन, तो याद रख लीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कार किया है जगदीश चंद्र बोस। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जे.सी. बोस। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र किसकी जीवनी पर आधारित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एस रामानुजम। अगला क्वेश्चन है कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है। कण बोसोन का जो संबंध है एस.एन. बोस। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेडियोधर्मिता नापी जाती है, तो रेडियोधर्मिता जो नापी जाती है गीगर मूल काउंटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल है, यह क्वेश्चन बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हिग्स बोसोन। अगला क्वेश्चन आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिजिक्स से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी डिस्कस किए हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी शामिल है तो उसको भी अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रकाश विद्युत सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला वीडियो में केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए।